हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो कल हमने जो एमसीक्यूज पढ़े थे, पहली क्लास थी वो पेड कोर्स की। एंड आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर सिद्धांत, अवधारणाएं और जो मान्यताएं हैं उनके ऊपर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे हम बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रीपेड सेकंड जो चैप्टर है आपका, उसका दो क्लासेस होंगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रीपेड रेंट इज एसोसिएटेड विद पूर्वदत्त किराया से संबंधित है। नॉमिनल अकाउंट, व्यक्तिगत अकाउंट, मूर्त वास्तविक खाता, अमूर्त वास्तविक खाता और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है। तो देखिए ई ऑप्शन सही होगा। हम जो खाते होते हैं उनको तीन भागों में बांटते हैं। पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और रियल अकाउंट है। ठीक है, यहाँ तीन भागों में बांटते हैं खातों को सामान्यतः तीन भागों में। व्यक्तिगत, वास्तविक और नामांतर खाते। उसमें से जो व्यक्तिगत होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत खाते जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं और वास्तविक जो खाते होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक में तो टेंजिबल एसेट्स आ गए और इंटेंजिबल और टेंजिबल दो प्रकार होते हैं आपके, मूर्त और वास्तविक खाता और अमूर्त वास्तविक खाता। जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होंगे? तीन टाइप्स के होंगे। उसमें से देख लो कि प्रति एक तो नेचुरल होता है। नेचुरल मतलब व्यक्ति का नाम जो है वो नेचुरल होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन खाता, ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल। एक होता है एन जो अप्राकृतिक होता है, अननेचुरल जो होता है, जैसे आपकी कंपनी हो गई, ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो उसी तरह ये व्यक्ति में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, लेकिन ये अप्राकृतिक है, यानी नेचुरली व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? आर्टिफिशियल पर्सनल हो गया। तो जैसे वाईसीटी लिमिटेड है, बीएचयू लिमिटेड है, जो भी आपकी लिमिटेड कंपनियां हैं उनके बारे में। ठीक है, कंपनी हो गया एक व्यक्ति, जैसे एओपी भी आपका व्यक्ति के अंदर आता है। फिर क्या आता है? प्रतिनिधि व्यक्तित्व खाता, जिसकी हम बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करे किसी व्यक्ति को, जैसे पूर्वदत्त और अदत्त व्यय, अदत्त आय या फिर व्यय। जैसे मान लो कि पूर्वदत्त व्यय है, आपने क्या कर दिया? प्रीपेड एक्शन से आपने पहले ही पे कर दिया। ठीक है, पहले ही किसी खर्चे का पे कर दिया। जैसे मान लो कि चाय वाले का पहले आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। अब पे करने के बाद आप बताओ कि वो जो प्रीपेड आपने एक्सपेंसिव जो रुपया दिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा चाय वाले उस व्यक्ति को जो हमें चाय सर्व करेगा ना, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट, अर्न बट येट नॉट रिसीव्ड, यहाँ पे इंग्लिश में लिख लो, नॉट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज क्या? अर्जित किंतु अप्राप्त आय मानी जाती है। अब मान लो कि आपने कमा ली, ठीक है, और वो प्राप्त हो गई, तब तो आपका क्या है? काम ही खत्म है भाई। जैसे कोई रेंट है, रेंट आप लेते हो, वो रेंट आपको मिल गया, तब तो ये बंद हो जाएगा अकाउंट। पीएनएल में हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा अकाउंट। लेकिन आपने कमा लिया, लेकिन वो नहीं मिला। कमा तो लिया लेकिन नहीं मिला, दिया नहीं अगले ने, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? संपत्ति, क्योंकि आपको कभी ना कभी मिलेगा। लेकिन ये कब होना चाहिए? अब जब आपका आप बैलेंस शीट बना रहे हो तब आपका प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए, तब आप उसको एसेट्स मानोगे। तो ये होता क्या है? एसेट्स होता है। अर्जित किंतु अप्राप्त आय संपत्ति मानी जाती है और उस आर्थिक चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि। आप आपूर्ति करने वाले हो। क्या करने वाले हो? आपूर्ति, यानी सप्लाई देनी है आप लोगों को। और आपने क्या कर लिया? पैसे पहले ले लिए। पैसे पहले ले लिए तो आपके लिए क्या है? दायित्व है। और यहाँ पे सिर्फ और कोई दायित्व दे नहीं रखा, चालू दायित्व दे रखा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चालू दायित्व में क्या क्या सम्मिलित करते हैं वो देख लो। क्रेडिटर है, जो बिल्स पेबल है, लायबिलिटी फॉर टैक्सेज है, अदत्त व्यय है, बैंक अधिवर्ष है और प्रपोज डिविडेंड है। ये सारी क्या आपकी करंट लायबिलिटीज आती है। लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। लेकिन जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी जाती, वो आपकी कहाँ पे? टिप्पणी बना के लिखी जाती है, नोट्स के अंदर। तो ये क्या होती है? आपकी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर होती है, प्रकटीकरण की परिपाटी होती है। नेक्स्ट, रूढ़िवादिता परिपाटी होती है। अप्राप्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। ये होता है क्या? रूढ़िवादिता, कि हम जो खर्चे होने वाले और जो डाउटफुल डेट्स होने वाले उनके लिए पहले से ही हम क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। ये सिंपल सी है, इसमें तो कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली इनसे क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है। तो स्थायी संपत्तियों के प्रायोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का, यानी हम क्या करते हैं कि हमें नहीं पता कि मशीन कितनी चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन हम लाइफ टाइम इसको जो डेप्रिसिएशन है वो उसको डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है। तो ये होती है हमारी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की, व्यवसाय सिर्फ लंबे समय तक चलता रहेगा, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। आपके कॉन्सेप्ट से लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और मेन मेन टॉपिक्स है जो जैसे आपका गोइंग कंसर्न से पूछ लेते हैं, पठ्यगण की जो अवधारणा इंटेंटिव बिजनेस जिसे हमने कल डिस्कशन किया था उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बस इतना सा है कि आप एक खाते को नाम करते हो और दूसरे खाते को क्या करते हो, जमा करते हो, बस यही है। और प्रतिपादन लुकास पिशियालो ने किया, उनकी एक बुक्स थी जो आई थी, ठीक है, उनसे वो चीज हम पढ़ चुके हैं पहले। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किससे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा, हम देख लेते हैं। कंपनी के प्रबंध निर्देशक का स्वास्थ्य, इसको हम नहीं कर सकते। मुद्रा में मापन हो सकता है क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आप इसको जो वित्तीय उसी चीज की एंट्री की जा सकती है जिसको हम किसी मुद्रा में माप सकते हैं। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी ऐसी एक परिभाषा आती है, आप लोगों को जब मैंने स्टैटिस्टिक्स की क्लास पढ़ाई थी तब आप लोगों को याद होना चाहिए। कंपनी के माल की गुणवत्ता क्वालिटी को हम क्या मुद्रा में माप सकते हैं, नहीं माप सकते। यंत्र संयंत्र और मशीनरी का मूल्य, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसको हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू के अंदर लिख सकते हैं कि ये कितने की है। ठीक है। तो ये मनी मेजर कॉन्सेप्ट था, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही हम ज्यादा पूछ रहे हैं। लिख के त्रुटि नहीं है, तो देखिए चूक हो सकती है, कारण त्रुटि हो सकती है, क्षतिपूरक त्रुटि हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल सिद्धांतों के अंदर त्रुटि जो होती है वो लिख के नहीं होती, वो कोई एरर, टाइपिंग का एरर नहीं है, वो क्या है, आपने कुछ ना कुछ गलती की है, प्रिंसिपल्स को तोड़ा है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत की त्रुटि है। पुष्पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पुष्पालन का मुख्य उद्देश्य यही होता है। पुष्पालन का पूछा, बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का नहीं पूछा, लेखांकन का नहीं पूछा, यहाँ पे उसका सिर्फ इतना है कि व्यावसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख करना, कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बस इतना सा काम है। और बुक कीपिंग के बाद देखिए, बुक कीपिंग जो होती है आपकी, बुक कीपिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपकी प्रोसेस के लिए कि समझ में आ जाए, हालांकि ये बेसिक है, आप लोगों को पता हो। बुक कीपिंग के बाद क्या आता है, अकाउंटिंग, इसके बाद हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं। अकाउंटिंग की बाद की जो प्रोसेस होती है वो ऑडिटिंग में जाती है। ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस रहती है जब हम अकाउंट्स बनाते हैं। पहले ट्रांजैक्शन को कंप्लीट एंड रिकॉर्ड करा जाता है ट्रांजैक्शन का, उसके बाद अकाउंटिंग आती है, उसके बाद ऑडिटिंग आती है, उसका चेकअप होता है ना। ऑडिटिंग के हम भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। एकांकी, और यहाँ पे नोट दिया हुआ है, एकांकी व्यापार और साझेदारी संस्था पर पुष्पालन और लेखांकन का अनिवार्य नहीं, ये आप लोगों को पहले भी जब ऑडिटिंग के क्वेश्चन में करवा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था। पुष्पालन का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पे पुष्पालन का तो वही वित्तीय समूहों का अभिलेखन करना, फाइनेंशियल डाटा का रिकॉर्डिंग करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है बनाते हैं, लेखांकन की अवधारणा किसके आधार पर हम लाभ हानि खाते तैयार करते हैं वो पूछा है, तो वो होता है मिलान, मैचिंग की अवधारणा। क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो है प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसके अंदर मैच। हाँ, यदि अंतिम रहतियां तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे दिखाया जाएगा, कहाँ पे दिखाया जाएगा, फिर सीधा बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। अगर आप देखिए जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तब हम कहाँ पे लिखते हैं, टिप्पणी के अंदर लिखते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक को नीचे। लेकिन अगर आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दिया है तो फिर वहां पे फिर उसको कहाँ पे दिखाया जाएगा, वहां पे आपको बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाना पड़ेगा। यदि अंतिम रहतियां तलपट के अंदर दिखाया गया है तो उसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाएगा। कभी कभी अंतिम रहतियां तलपट के अंदर दिया रहता है, इसका आशय है कि मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से होने वाले पहले किया जा चुका है, तो यह क्रय की राशि में से घटाया जा चुकी है। ऐसी दशा में अधिकार क्रय समायोजित यानी परचेज एडजस्टेड राशि तलपट में दी रहती है। ऐसी दशा में केवल आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति की पक्ष की ओर दिखाया जाता है। तो सेम चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनकम मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, आय मापी जाती है, किसके बेसिस पे आय मापी जाती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर मापी जाती है। एक व्यापारी अपने लाभ को 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है, ऐसा वह किस अवधारणा के कारण करता है। 20% का हमने कहाँ पे बेच दिया, वो बेच दिया हमने
जनरल रिजर्व के अंदर। तो वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है रूढ़िवादिता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जिटम। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 20% जो हमने भेजा है, तो ये अवधारणा किस लिए लागू होती है। देखिए रूढ़िवादिता जो अवधारणा है ये काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि भविष्य में होने वाली जो भी आपकी हानि है उसके लिए हम तैयार रहते हैं। बस इतना सा आप समझ लीजिए, जहां भी आपको ये लगे कि ये सिक्योर कर रहा है अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को। जैसे हम भी हमारे जीवन में रियल लाइफ में देखें तो हम सिक्योर करते हैं, हम पैसा कलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही एक व्यवसाय जो होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर इसलिए करता है, कभी हमें कुछ बचत रखनी चाहिए ताकि हम जो भविष्य में कुछ हानियां होने वाली है उसका हम समायोजन कर सकें, एडजस्ट कर सकें उसको बाद में जब होने वाली है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूढ़िवादिता की अवधारणा। अब देखिए आज के और पीछे वाले में कॉन्सेप्ट में देखें तो राजस्थान की हम हिस्ट्री की उठा के देखेंगे तो पहले के जो लोग थे बहुत ज्यादा सेविंग करने में ज्यादा रहते थे ना। मारवाड़ी लोग जो है ना खर्चा बहुत कम करते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं। सेविंग का मतलब यह है कि अगर मान लो, क्योंकि राजस्थान में अकाल बहुत बार टाइम पड़ा है और इस वजह से उनके अंदर ये बोला जाता है ना रूढ़िवादी हैं ये लोग। तो मतलब वही अवधारणा हम बिजनेस में फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वैसे। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों के लेखा करने की प्रणाली क्या कहलाती है। हालांकि जो डेवलप्ड जो कंट्री है वहां पे क्या है, रूढ़िवादिता की अवधारणा नहीं लगती। रियल लाइफ में हम देखेंगे कि अमेरिका जैसे लोग हैं वहां पे के लोग ईएमआई पे ज्यादा उठाते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत जॉब चलता है, वहां पे परिस्थितियां अच्छी है, वहां पे जनता कम है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो पक्ष है, जैसे यहाँ पे दे रखा है पूंजी प्लस ऋण बराबर संपत्तियां होती है, पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां होती है। एएस थ्री किससे संबंधित है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आप सीधा सीधा याद रख लो, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग याद रखोगे एएस थ्री के नाम से। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित है। भारत में लेखांकन प्रमाप एएसबी है, उसकी स्थापना आपको पहले भी बताई थी 1977, और आईसीआई की जो स्थापना है वो 1949 आप लोग बता चुका हूं मैं पहले भी। आईसीआई के अधीन ही एएसबी काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट, तो इक्वेशन हम देखते हैं एसेट्स बराबर ओनर्स इक्विटी, यहाँ पे आपको लाइबिलिटी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, तो ये सही है। लाइबिलिटीज माइनस इसका डिफरेंस क्या आएगा, लाइबिलिटीज माइनस ओनर्स इक्विटी एसेट्स के इक्वल नहीं होती, ये गलत है। एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज बराबर ओनर, ये माइनस होता तो सही होता, इसलिए ये भी गलत है, तो आपका एक ही सही है, एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। उपार्जन अवधारणा एकरल जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो किससे है, वो है आगम से, रिवेन्यू से संबंधित है उपार्जन अवधारणा। एएसबी का पूछ भी लिया, भारत में लेखांकन मानक बोर्ड के गठन कब हुआ, 1977, 21 अप्रैल 1977, लेकिन आपको 1977 याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट के लिए व्यापार छूट की अनुमति होती है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर, किसके लिए होती है, 30 दिन की समाप्ति के अंदर नकदी के भुगतान के लिए, नकदी के शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए, बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने के लिए। तो देखिए एक चीज मैं सीधा सीधा बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद भी रखना है, फिर एक बार में याद हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और जो कैश डिस्काउंट होता है वो होता है नकदी प्राप्त करने के लिए। आप अब समझो कि एक इंसान 1100 रुपए का जो है खरीद रहा है और वो चाहता है कि मैं ईएमआई पे खरीदूं। आप बोलोगे कि अभी आप पेमेंट करते हो, अभी अभी डायरेक्ट पेमेंट करते हो तो 100 रुपए की छूट है, 1000 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप सोचोगे भी कैश के लिए जाना सही है, 100 रुपए बच रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपको बोले कि अगर जो बिक्री बढ़ानी होगी तो लोग क्या करेंगे कि 100 रुपए की चीज है, फ्लैट 15% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है कि आपकी फेस वैल्यू बढ़ा के फिर डिस्काउंट आपको मिलता है, लेकिन डिस्काउंट देने का मतलब ये होता है कि आपकी बिक्री बढ़ाना। जैसे फ्लिपकार्ट जो सेल आती है दिवाली के पास आती है, होली के पास होते हैं, वो डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट से उसकी जो बिक्री होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि ट्रेड डिस्काउंट किस लिए होगा, वो होगा बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने के, परचेजिंग प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटी। ठीक है, बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने के लिए। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सूची यहाँ पे मिलानी है, यहाँ पे आपको सूची मिलानी है। ठीक है,
आपको बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। पहले लेते हैं हम AS16। AS16 ये किसके लिए है? ये है संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए। तो AS16 में फोर्थ आएगा, तो पहले ए का क्या आएगा? फोर्थ। ए में फोर्थ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ये सी ऑप्शन है, ये तो कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है ना भाई। एस जो ये दे रखा है ये तो कट जाएगा। अब हम देखते हैं AS38। AS38 अमूर्त संपत्तियों के लिए जो कि 3 में दे रखा है, तो 3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब 2 रहे, हमें सी को चेक करना है। सी क्या है? AS17 है जो कि लीज के लिए होता है, तो लीज कहाँ पे दिया हुआ है? लीज दिया हुआ है 2 के अंदर, ठीक है। तो लीज हमारा 2 आएगा, तीसरे में 2 आना चाहिए, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। फोर्थ डी में जो क्या आ जाएगा? एस क्या है? इनकम टैक्स के लिए। AS12 क्या है? इनकम टैक्स के लिए। तो आप सीधे यहाँ पे सूची भी देख सकते हो। AS16 जो है संपत्ति, संयंत्र, उपकरण। 38 जो है अमूर्त संपत्तियां। AS17 जो है पट्टा लेखांकन। AS12 आयकर। एक चीज और ध्यान रखना, AS6 जो है आपका, वो क्या कर लिया गया? विड्रॉ कर लिया गया है, उसको AS10 के अंदर शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था। AS6 सूत्रधारी कंपनी और इसकी अनुषंगिक कंपनी का समेकित आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित में से किसके अनुसार तैयार किया जाता है? अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश से एक बार पढ़ना। देखिए वहां पे जब आप जाओगे तो हिंदी, अकेले हिंदी से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी इज डन एज पर। तो यहाँ पे आपका जो है AS21 होगा कंसोलिडेट के लिए। सूत्रधारी और अनुषंगिक कंपनी का समेकित जो आर्थिक चिट्ठा बनता है वो किसके अनुसार तैयार किया जाता है? तब आप लोग बोलोगे कि AS21 के अनुसार आप करते हो इसका, ठीक है। AS21 के अंदर बाकी देख लो। AS11 विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के लिए, जो आपके फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है वो एक्सचेंज के लिए। AS22 है वो आय पर कर का लेखांकन है, और AS23 है वो मिश्रित वित्तीय विवरण में विनियोगों का लेखांकन है, यानी जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण का ब्याज। तो इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। स्थायी संपत्तियों का क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान क्या होता है? पूंजीगत व्यय होता है, जबकि अस्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए ऋण पर भुगतान जो होता है वो क्या होता है? आयगत होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ड्यूल एस्पेक्ट, निम्नलिखित समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा का परिणाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, रेवेन्यू बराबर एक्सपेंसेस, आय बराबर व्यय दे रखा है। यहाँ पे दूसरा दे रखा है कैपिटल प्लस प्रॉफिट बराबर एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर एसेट्स। तो यही समीकरण होती है। ड्यूल एस्पेक्ट के अंदर हम जाते हैं तो हमारी यही होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर क्या होगी? एसेट्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि को कहा जाता है गुडविल कहते हैं। अब मैं सीधा सीधा बता दूं आपको गुडविल। देखिए जैसे आपकी जो संपत्ति है वो 100 रुपए की है, और आपको मैं कह रहा हूँ कि मुझे 120 में भी दे दो, भाई मैं कहता हूँ कि 120 में भी दे दो, मतलब आपका इतना नाम है कि आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसी चीज के लिए, ठीक है। तो ये क्या होती है? 20 रुपए की आपकी गुडविल है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो पे कर रहे हैं, जैसे कोई शेयर, कंपनी वाली जो शेयर होती है वो गुडविल के कारण होती है कि इतनी अच्छी स्टैंड पे है कंपनी की, उसकी जो है जो शेयर की वैल्यू है